नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज मतगणना हुई है। मतगणना में जो रुझान और जो जीत है वो उस पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर जीत और रुझान में आगे है, लीड कर रही है। ऑफिशियल आंकड़ा भी नहीं मिला है, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार 47 सीटें भाजपा जीतती ही दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस 19 सीटें जीतती दिखाई पड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी 2 और निर्दलीय 2 उम्मीदवार भी चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा अनऑफिशियल रिकॉर्ड है, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड आने में विलम्ब है भी, चूँकि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड आएंगे तब स्पष्ट स्थिति। लेकिन अभी तो जो मेरा रिकॉर्ड है उसके अनुसार 47 सीटें भाजपा जीत रही है, बहुमत में आ रही है और सरकार बनाने जा रही है। पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय उत्तराखंड में कोई पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। अभी तक जो मिथ था ये था कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा की सरकार बनती रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए इन सब तमाम सारे बिंदुओं पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं मनोज इस्टवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरुण शर्मा जी हैं और गुणानंद जी हैं। ये लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबे अरसे से हिमालयी राज्य उत्तराखंड में पत्रकारिता में सक्रिय हैं। हम बातचीत करते हैं। पहले हम अरुण शर्मा जी से बात करते हैं। अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, मिथ टूट रहा है। अभी तो जो मिथ था कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन अब मिथ टूट रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या कारण वजह हो सकती है? बहुत सारे कारण हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहला कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। दूसरी चीज़ केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन होना और उससे जनता को लाभ मिलना। कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में अगर हम देखें वोटर बहुत साइलेंट था, कहीं से किसी के पक्ष की कोई बात नहीं आ रही थी। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे थे कि चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन जिस तरह चुनाव के दिन 14 फरवरी को पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में महिलाएं वोट देने आई, उसी से पता लग गया था कि कहीं ना कहीं मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर महिलाएं मोदी के पक्ष में वोट देने गई हैं। उसे कैंडिडेट से मतलब नहीं था, उनको मतलब था भाजपा से और केंद्र सरकार से। और उसी का परिणाम है कि भाजपा को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनको इतनी सीटें मिलेंगी। हालांकि अगर हम 2017 के चुनाव से देखें तो भाजपा को 10 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर हम इस चुनाव को, वर्तमान चुनाव को देखें तो भाजपा बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। जी पांडे जी। अरुण जी का कहना है कि महिलाओं का विशेष भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में। गुणान जी, आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अरुण जी की बात का सहमत हूँ। मेरा ये कहना है कि 9 पर्वतीय जिलों में जो एक एसडीसी की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि 34 विधानसभा सीटों में से 33 ऐसी थी, पुरुलिया को छोड़कर, कि वहाँ महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा वोट किए। और अब अगर पर्वतीय जिलों में एवरेज 55 से 58% मतदान हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि महिलाएं क्योंकि एक लाभार्थी एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस, जैसे अरुण जी ने भी बताया कि केंद्र पोषित जो योजनाएं थी, मतदाताओं ने पलायन की बात नहीं सोची, महंगाई की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, जो पहाड़ के मुद्दे थे, आपदाओं की, उन सब को दरकिनार करते हुए केवल और केवल ये सोचा कि मोदी जी की योजनाएं हैं और मोदी जी जब तक केंद्र में है तो वो संभाल लेंगे। उन्होंने चेहरा नहीं देखा, मोदी जी को देखा और मोदी जी के नाम पर। और ये संभवतः शायद अंडर करंट था, इस मतदाता बहुत खामोश था और बोला नहीं। और जब ये रिजल्ट आया तो ये स्वयं बीजेपी वाले भी चकित हो गए। बीजेपी वाले चकित हो गए। मनोज इस्टवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे क्लोज कॉन्टेस्ट है, कांग्रेस की बढ़त की बात भी करते थे, लेकिन रिजल्ट जब आया तो उससे उल्टा आ गया। राजनीतिक विश्लेषकों का जो अनुमान था उसके ठीक उल्टा आ गया। हालांकि जैसा आप सबने कहा कि वोटर बहुत साइलेंट था। 14 फरवरी को जब मतदान में जिस ढंग से महिलाओं ने भागीदारी की, हम लोगों ने बातचीत की उन वोटरों से, उनका मुद्दा था सुरक्षा। वो सुरक्षा की बात करती थी, वो राष्ट्र की रक्षा की बात करती थी। एक बड़ा तबका यहाँ फौजियों का है और उन फौजियों को लेकर के जनरल बिपिन रावत पौड़ी जिले से आते हैं और वो रक्षा प्रमुख थे। तो ये जो सुरक्षा का मुद्दा था महिलाओं में या मतदाताओं में,
वो किस ढंग से प्रभावित किया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े मतलब अच्छी मजबूती से अपने प्रदर्शन किया और बहुमत आकर के सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये सचमुच आश्चर्यजनक भी है और अचंभित करने वाली बात भी है। वो इसलिए है कि इस समय जो शुरुआती दौर में जो असमंजस के भाव थे कांग्रेस में और भाजपा में, जहाँ कांग्रेस सोच रही थी कि मैं बढ़त में हूँ, वही भाजपा ऊहापोह की स्थिति में थी कि यार सचमुच ऐसा तो नहीं हो रहा। उस ऊहापोह के पीछे जो सरकारी कर्मी है, पुलिसकर्मी नाराज, अपने टीचर्स नाराज और ऐसे कई लोग नाराज थे जिसको लेके भाजपा शंकित थी। लेकिन ये आश्चर्यजनक तरीके से जब फील्ड में जाने के बाद पता लगा कि सरकारी कर्मी ने तो वोट किया कि नहीं किया, लेकिन परिवारों ने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया। और ये राष्ट्रवाद बहुत मजबूती से, प्रखरता से आज जो बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है, इतिहास चाहे उत्तराखंड में रचा है चाहे यूपी में रचा है, दोनों जगह जो ये दोनों आपस में छोटे बड़े भाई हुए, दोनों जगह पहली बार इतिहास रचा है कि जब रिवर्स करके वही सरकार आ रही हो जो पहले रही हो। तो ये काबिलियत मानी जाएगी दोनों ही जगह, वहाँ योगी की और यहाँ पुष्कर धामी को भी बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए। मोदी मैजिक इस समय ये लग रहा था कि मोदी मैजिक कहीं कम तो नहीं हुआ, लेकिन डबल मिश्रण हुआ इस समय। जहाँ जहाँ योगी और मोदी ने सभाएं की, योगी ने कोटद्वार में सभा की, जहाँ रितु खंडूड़ी तीसरे स्थान पर दिख रही थी वो बम्पर जीत गई। कहीं दूर दूर तक ये लगाइएगा कि कोटद्वार की जनता भाजपा का ध्वज लगाने को तैयार नहीं थी घर पे, वो धुर भाजपा आई। और योगी के आते ही पूरा पासा पलट गया। पूरे पौड़ी में बमुश्किल 2 सीटों पे ये लग रहा था कि भाजपा जीतेगी, 6 की 6 सीटें ले आई। वही यहाँ क्या कहते हैं, सुबोध किशोर उपाध्याय टिहरी में, जी किशोर उपाध्याय जी बुरी तरह से हार रहे थे। धनई की सबने बोल दिया था कि धनई जीत रहे हैं, लेकिन जैसे ही योगी आए उसी दिन से बढ़त बढ़ गई। टिहरी में भी 6 में से 5। बिल्कुल टिहरी जिले में 6 में 5 भारतीय जनता पार्टी। केवल एक प्रतापनगर में कांग्रेस मिली है। अब ये लगा लीजिएगा देहरादून जिले में 10 में से 9, बिल्कुल केवल चक्रौता सीट कांग्रेस को मिली है। सबसे अचंभित करने वाली सीट मुझे अगर कोई लगी तो केदारनाथ लगी। केदारनाथ में मनोज रावत कांग्रेस के बहुत प्रखर, विद्वता में प्रखर थे और बहुत अच्छा जन का नेता एक तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रवाद ने वहाँ भी किसी की नहीं चलने दी। राष्ट्र की जहाँ बात आती है, माँ बहनें हमेशा आगे हो जाती हैं और आगे बढ़कर हमेशा ही माँ बहनों ने राष्ट्र के लिए अपने बच्चे भी कुर्बान किए, अपने पति भी कुर्बान किए। इसलिए राष्ट्रवाद की जो अवधारणा भाजपा के ने रग रग में डाल दी है, इस राष्ट्रवाद ने जरूर यूपी और उत्तराखंड फतेह करवा दिया है। आपने केदारनाथ सीट की बात की। अरुण जी, केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी के बराबर जाते रहे हैं और केदारनाथ के विकास के लिए भी काफ़ी योजनाएं हैं। मतलब आपदा के बाद, प्राकृतिक आपदा के बाद जिस ढंग से विकास हुआ केदारनाथ का, उस पर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा उस सीट पे भाजपा को जीतने में? पांडे जी, अगर आपको याद हो, जब 2013 में आपदा आई थी तो विजय बहुगुणा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और बाद में विजय बहुगुणा को आपदा के घोटालों के कारण हटाना पड़ा और हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और उस समय जब आपदा आई थी तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी वाइफ साधना सिंह, दोनों एयरपोर्ट में आए थे और मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे उतरे थे। शिवराज सिंह चौहान ने परमार्थ निकेतन के साथ मिलकर आपदा के ट्रक भिजवाए थे और मोदी हवाई सर्वेक्षण करना चाह रहे थे पूरी चीज़ों का और गुजरात के लोगों को ले जाना चाह रहे थे अपने साथ। लेकिन उस समय प्रदेश सरकार ने उनको केदारनाथ जाने की इजाज़त नहीं दी, ना हवाई सर्वेक्षण की इजाज़त दी। लेकिन देखिए नियति और केदार बाबा का खेल देखिए कि वही मोदी 1 साल बाद देश के प्रधानमंत्री बने। बहुत खूबसूरत। और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने केदार का दौरा किया और वहाँ मोदी विजन, अगर आप केदारनाथ में आज जाके देखें, जिस तरह वहाँ हेलीपैड बना है, जिस तरह सड़कें बनी है, जिस तरह घाट बने हैं, जिस तरह पुल बने हैं, जिस तरह पंडों के आवास बने हैं, जिस तरह धर्मशालाएं बनी हैं और जिस तरह मंदिर का पूरा स्वरूप निखर के आया है, वो केवल मोदी विजन था। और मोदी बार बार आते रहे। इसलिए आप देखिए
कि केदारनाथ की यात्रा सबसे कठिन होने के बावजूद सबसे ज़्यादा तीर्थ यात्री पिछले सालों में केदारनाथ ही गए हैं। और देखिए वो गुफा कितनी हिट हो गई हाँ, उसके लिए। वो गुफा जो शंकराचार्य की गुफा है, जहाँ मोदी ने बैठ के ध्यान लगाया था पूरी रात, वो गुफा इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि उसकी एडवांस बुकिंग होती है। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ शंकराचार्य की मूर्ति लगाना। और मैं आपको बताऊं, पिछले साल मैं केदारनाथ गया तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि वो केदार का रूप मैं देखूंगा। अद्भुत हो गया है केदारनाथ का रूप। और वास्तव में केदार बाबा ने मोदी को उसका पूरा आशीर्वाद दिया कि 14 में मोदी जीते, 17 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों फतेह की, 19 में फिर मोदी केंद्र में जीते और अब 22 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोबारा फतेह के। तो कहीं ना कहीं उस बाबा केदार का आशीर्वाद और बाबा केदार के सौंदर्यीकरण के साथ जो उत्तराखंड के लोगों का, उत्तराखंड मूल के जो लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं या बाहर कहीं भी मध्य प्रदेश में, पंजाब में निवास करें, उन लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ उसके बाद ही हुआ है। और ये सारी घटनाएं निश्चित तौर पर इस बार इस यात्रा सीजन अब मई से शुरू होने वाला है, अगले महीने से 5 तारीख से 6 मई को केदार खुलेंगे, 8 मई को बद्रीनाथ खुलेंगे। और अगर आप पता करें 80% ऑक्यूपेंसी जून तक फुल हो चुकी है। बताइए, अभी से सारे होटल रिजॉर्ट सब बुक है। तो ये बताता है कि 2 साल के कोरोना के काल के बाद इस बार यात्रा बेतहाशा बढ़ने वाली है। पर्यटक उत्तराखंड में बेतहाशा आने वाले हैं और इसमें कहीं ना कहीं इस ब्रांडिंग के लिए, उत्तराखंड की ब्रांडिंग के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान है। जो धार्मिक पर्यटन की बात है गुणानंद जी, जिसमें जिस तरह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए विकास कार्य किए हैं, चाहे केदारनाथ जी हो, चाहे बद्रीनाथ जी हो। जिस ढंग से ऑल वेदर रोड की निर्माण किया जा रहा है, जब ऑल वेदर रोड का निर्माण पूरी तरह हो जाएगा, रेलवे लाइन भी जाएगी, जिस ढंग से यात्रा में अधिक से अधिक तीर्थयात्री आएंगे तो उससे रोजगार ही बढ़ेगा। हालांकि कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही थी, रोजगार का मुद्दा उठा रही थी, महंगाई का मुद्दा उठा रही थी। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने खासी बढ़त हासिल की गढ़वाल मंडल में। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, इस संबंध में तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो चारधाम यात्रा है, जैसे कि आज भी ये कह सकते हैं कि हम जब से ऑल वेदर रोड बनी है, रोड चौड़ी हुई है, तो एक आदमी देहरादून से और जोशीमठ एक ही दिन में जा सकता है और वापस आ सकता है। बद्रीनाथ तक, मतलब बद्रीनाथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जोशीमठ तक का ये है कि वो वापस वो आ भी जाएगा और चले भी जाएगा। तो ये सुविधा रोड चारधाम को चौड़ीकरण होने से ये फायदा हुआ है। टूरिस्ट निश्चित तौर पर धार्मिक पर्यटन उत्तराखंड में लगातार बढ़ा है और ब्रांडिंग हुई है। प्रधानमंत्री ने भी ब्रांडिंग की है और राज्य सरकार ने भी इस पर कंसंट्रेट किया है। ये बात और है कि जो उन पर्यटन सर्किट बनने थे, धार्मिक पर्यटन सर्किट बनने थे, उन पे अच्छी तरह से काम नहीं हो पाया पिछले टर्म में। अब हम उम्मीद करेंगे कि बीजेपी इस टर्म में जब नई सरकार बनेगी तो धार्मिक सर्किट जो बनेंगे, जो गलियारे बनेंगे पर्यटन के, धार्मिक पर्यटन के, तो उससे और पर्यटक नए, एक तो नए डेस्टिनेशन होंगे। और चारधाम में तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि बद्रीनाथ का भी कायाकल्प हो रहा है। केदारनाथ के बाद जो नया प्रपोजल आया है उससे भी निश्चित तौर पर यहाँ टूरिस्ट का कम से कम धार्मिक पर्यटन तो बढ़ेगा। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा? जिस ढंग से कांग्रेस दावा कर रही थी कि पूरी हम सत्ता में आने जा रहे हैं, आरोप लगा रही थी, ऑल वेदर रोड को लेकर के आरोप लगा रही थी, भ्रष्टाचार को आरोप लगाई थी, वो सारे आरोप धरे रह गए और मतदाताओं ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। देखिए इसमें 2 फैक्टर हैं, दो फैक्टर ये हैं। एक जो मनोज जी ने भी बोला, मैं उनसे सहमत हूँ कि एक तो जो उत्तराखंड सैनिक बहुल राज्य है, हमारी पहली मानसिकता यहाँ राष्ट्रवाद होती है। दूसरी बात ये होती है कि हम लोग बहुत ही सहिष्णु और धार्मिक प्रवृत्ति के भी है। तो दोनों ही चीज़ें हम क्योंकि उत्तराखंड का अधिकतर जो आम पहाड़ का जो मानव है वो मध्यम वर्गीय है। मध्यम वर्गीय की समस्याएं केवल रोजी रोटी नहीं है, उसके लिए एक तो धार्मिक सुरक्षा, जैसे कि
एक बहुत बड़ा वो जो जिसमें मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस फेल हो गई थी उसको काउंटर करने में, जो ये कहा कि जी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी, उसको काउंटर नहीं कर पाए। और ये बात ये आने वाले दिनों में कांग्रेस भी इस पे मंथन करेगी कि जो बीजेपी का राष्ट्रवाद का मुद्दा था, जो मंदिर का मुद्दा था, जो ये लगा कि भाई कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है पहाड़ में और वहाँ मुस्लिम बहुल बहुत बढ़ जाएंगे और ये होगा कि हालांकि उसमें भू कानून भी एक फैक्टर था, जबकि बीजेपी ने ही वो भू कानून उसको किया था। लेकिन लोगों का ये मानना है कि मेरे ख्याल से मेरा जो मानना है कि मतदाता ने जब वोट दिया, क्योंकि महिलाएं थी, महिलाओं के अधिकांश पहाड़ के लोग या तो रोजगार के लिए दिल्ली होते हैं या सेना में होते हैं, तो उन महिलाओं ने जब वोट दिया तो उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और धर्म की पर, हाँ, धर्म के मुद्दे पर वोट दिया। महिला मतदाताओं ने वोट किया। यही वजह कि गढ़वाल में भी भारतीय जनता पार्टी को खासी बढ़त मिली। कई सीटों पर उम्मीद कांग्रेस की उम्मीद थी कि वहां उनको सफलता मिलेगी, वहां असफलता में के हाथ लगी। गंगोत्री जैसे सीट में कहीं नहीं थे, सब ये मान के चल रहे थे विजयपाल सजवाण जी जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। और दूसरा ये भी फैक्टर था कि मैं खुद चौंका कि जब पोस्टल बैलेट की बात आई, पोस्टल बैलेट अधिकांश फौजियों के होते हैं, और जब वो कर्नल कोठियाल का मैंने पोस्टल बैलेट का वो देखा तो 160 के करीब केवल उन्हें पोस्टल बैलेट मिले, जबकि चौहान जो सुरेश चौहान हैं वहाँ बीजेपी के, तो उनको उससे 5-6 गुना ज़्यादा, मतलब 900 कुछ वोट मिले थे। मतलब यहाँ के जो उत्तरकाशी में गंगोत्री मतदाता थे वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद पे वोट किया उन्होंने। और अब ये भी जो फौजी उनकी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मनोज जी, आपने गंगोत्री की चर्चा की, मैं पूरे समग्र दृष्टि देखूँ, गढ़वाल के जो उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, टिहरी है, ये 4-5 जो ज़िले हैं जो पूरी तरह पर्वतीय अंचल में आते हैं, उन सीटों में भाजपा ने खासी बढ़त हासिल की, जब कांग्रेस दावा कर रही थी कि पहाड़ में तो भारतीय जनता पार्टी का आधार कम हो रहा है। देखिए पांडे साहब, एक मिथक जुड़ा है गंगोत्री से कि गंगोत्री जो जीता उसकी सरकार बनेगी, और शुरुआती दौर में पता लग गया था कि सुरेश चौहान जीत रहे हैं, तो उसी समय हमें लग गया था कि भाजपा सरकार बना रही है। एक मिथक ये है। दूसरा, अप्रीतम तरीके से जीतना एक जीत होती है, और एक इस तरीके से कि जैसे 10 की 10 देहरादून जीत गए, 6 की 6 पौड़ी जीत गए, 5 देहरादून एक संशोधन करूंगा मैं, वहां पे चक्राता सीट पर कांग्रेस के प्रीतम सिंह जीते, तो इसीलिए 9 जीते, सॉरी मैं वापस लूंगा अपने शब्द। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी ब्रांडिंग कैसे करती। मैं अरुण जी की बात पे आऊँगा। ब्रांडिंग देखिएगा, मोदी जी को जहाँ पिछड़ते हुए नजर आया कि यार इस समय चुनाव में कुछ हो सकता है, 26 जनवरी को उन्होंने उत्तराखंडी टोपी सर पे रखकर कुछ नहीं कहा। जैसे सचिन तेंदुलकर पर जब आरोप लगते थे तो वो बल्ले से जवाब देता था, बेवजह बोलता नहीं था। वही बिल्कुल ब्रांडिंग, एक कैप पहन के उन्होंने अपने उत्तराखंड के प्रेम को दर्शाया। बिल्कुल। और पौड़ी की बात मैं आपको पीछे रोक रहा हूँ, पौड़ी जिले की चर्चा की आपने। पौड़ी जिले में जो भारतीय जनता पार्टी जिले ने प्रदर्शन किया, आप तो श्रीनगर में रहे हैं, वहाँ पत्रकारिता भी की आपने। पौड़ी जिले का श्रीनगर जो है, पौड़ी श्रीनगर गढ़वाल में, पौड़ी जिले में जो भारतीय जनता पार्टी जिले ने प्रदर्शन किया, हालांकि वहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल भी चुनाव लड़े और कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता पौड़ी में हैं। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। क्या विश्लेषण आपका, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि उत्तराखंड की जनता ने, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट दिया। स्थानीय मुद्दों पर कभी वोट नहीं दिया। अगर स्थानीय सोच रखते उत्तराखंडवासी तो आज तक यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल राज कर रहा होता। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने देखा होगा पहले चुनाव में 2002 चुनाव से लेके आज तक अगर देखें हम, तो उत्तराखंड क्रांति दल का धीरे धीरे ह्रास हुआ है, उनका ग्राफ नीचे गया है, बसपा का नीचे गया है। शुरुआती दौर में ये दोनों पार्टियां आगे थी। दूसरी चीज़, अगर हम पौड़ी की बात करें, पौड़ी बहुत ज़्यादा सैनिक बहुल जिला है। अगर आप बात करें पौड़ी के, मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे घर से एक आदमी सेना में है या सेना से रिटायर है। बिल्कुल। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं वो हुआ। फिर तीसरी चीज़ देखिए कि नरेंद्र नगर जो सेंटर है पूरे गढ़वाल का, क्योंकि नरेंद्र नगर में यूनिवर्सिटी भी है, ITI भी है, पॉलिटेक्निक भी है,
और उस वजह से पूरे उत्तराखंड का छात्र वहाँ पढ़ने आता है, हर जिले का छात्र आता है। तो उस सेंटर में मोदी जी खुद आए मीटिंग करने, और जो कॉन्स्टेंसी चौबट्टा खाल उनको कमजोर नहीं लग रही थी, पौड़ी कमजोर नहीं लग रही थी, श्रीनगर कमजोर लग रही थी, तो नरेंद्र मोदी खुद आ गए। और कोटद्वार कमजोर लग रही थी, तो वहाँ क्योंकि कोटद्वार के बगल का ब्लॉक है यमकेश्वर, जहाँ का अजय बिष्ट बाद में योगी बना और वही पढ़ा हुआ है यूनिवर्सिटी में। कोटद्वार में बीएससी करी है, उसको वहाँ भेज दिया क्योंकि वो इमोशनल अटैच्ड हैं लोग योगी से। बिल्कुल। आज भी कोटद्वार के बहुत सारे लोग, यमकेश्वर के बहुत सारे लोग, जब तक योगी एमपी होते थे गोरखनाथ पीठ में जाते थे, योगी से मिल के आते थे। और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से बीजेपी ने गेम खेला। जबकि मुझे याद है पिछला चुनाव जब हरक सिंह लड़े थे कोटद्वार से, तो योगी नहीं आए थे। उस टाइम पे भी एक सीट हारी भी थी, अगर आपको याद हो, किच्छा वाली, राजेश शुक्ला वाली, जहां हरीश रावत लड़ रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले मोदी को भेजा और वो सीट भाजपा अपने पक्ष में ले आई थी, हरीश रावत हारे थे। मतलब आपका कहना है कि मोदी जी का और योगी जी का जो प्रभाव है उन यहाँ चुनाव में दिखाई और सैनिक बहुल और सैनिक बहुल जिला है पौड़ी जिला। गुणान जी, आप भी पौड़ी जिले से ही आते हैं, आपने पौड़ी जिले काफ़ी दौरा भी किया है। वहाँ क्या वजह मानते हैं आप कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना बढ़िया रहा? एक तो अरुण जी ने जिस तरह की बात की है वो फैक्टर तो है ही कि वहाँ एक तो पलायन बहुत हुआ है, और दूसरा वहाँ जो है वो राष्ट्रवाद, मतलब कि हर घर में एक फौजी है, तो एक अटैचमेंट है, और वो सीधे सीधे सेंटर से जुड़े हुए हैं। तो सेंटर में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि मोदी, क्योंकि मैंने अपने गांव में भी कई लोगों से बात की तो उनका भी ये कहना था कि हम नहीं देख रहे कि सतपाल महाराज क्या कर रहे हैं, हमें तो मोदी को देखना है। मोदी, ये बात फैक्ट है। मैं चौबट्टा खाल क्षेत्र से हूँ, तो सतपाल महाराज केवल इसलिए जीते हैं क्योंकि मोदी की वजह से। सतपाल महाराज से बहुत नाराज़गी थी वहाँ के लोगों की, और इसके बावजूद वो जीत गए हैं। एक चीज़। दूसरा चीज़ ये मेरा ये मानना है कि पलायन एक बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि वोटर, जो मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं की भीड़ क्यों थी जो 34 में से 33 विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि पुरुष मतदाता अधिकांश या तो नौकरी के लिए मैदानों में हैं, और इसका एक और अहम कारण ये भी है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में पॉलिटिकल अवेयरनेस उतनी नहीं है जितने कि यूपी में और बिहार में है। हमारे यहाँ जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है तो जो दिल्ली, देहरादून और वो वहाँ रहते हैं लोग, वो अपने गांव में जाते हैं और ग्राम प्रधान को तो चुन लेते हैं, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव की बात होती है, जब सांसद के चुनाव की बात होती है, तो वो गांव छुट्टी लेके गांव नहीं जाते। वो अपने वोट की अहमियत नहीं समझते। वो यही जानते कि इससे हमारे बच्चों का और हमारे पहाड़ का भविष्य निर्धारित होना है। मतलब स्थानीय स्थानीय होते हैं, उनमें भागीदारी जबरदस्त होती है। जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग वो भी आके वोटिंग करते हैं, और यही वजह है कि पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि अल्मोड़ा और पौड़ी दोनों जगह सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। लेकिन आप देखेंगे, और वहाँ ये कहते हैं कि बेरोजगारों की संख्या भी बहुत है। जिला सेवा योजना कार्यालय में 9 लाख करीब बेरोजगार हैं, लेकिन जब वोट डालने गए तो वो बेरोजगार कहाँ पहुँचे? वहाँ वोट डालने तो गए कहीं कहीं वहाँ भी मोदी का आभा मंडल काम तो किया, मतलब, और मोदी जी की नीतियाँ काम की, मोदी जी का विजन काम किया। यही वजह की पौड़ी ये भी है। और भी थी, नहीं वहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पौड़ी से, बिल्कुल, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो वहीं से, अजीत डोभाल वो भी पौड़ी से। तो कहीं ना कहीं पौड़ी के लोगों को जो केंद्र में अनिल बलूनी जी भी, अनिल बलूनी वहीं के, जो केंद्र में मान दिया जा रहा है, उसकी वजह से भी पौड़ी के लोग अपने को उनसे जुड़ा हुआ महसूस। और वो इसमें सच्चाई ये भी है कि जो कैंडिडेट दूसरी उसमें जो 17 कैंडिडेट हरीश रावत जी ने उतारे थे, वो लोग उतारे थे पौड़ी में केसर सिंह नेगी। किसी को पता नहीं था कि केसर सिंह नेगी चौबट्टा खाल से लड़ेंगे, जबकि वहाँ राजपाल बिष्ट, कविंद्र इस्टवाल लगातार मेहनत कर रहे थे। 5 सालों से वहीं पड़े हुए थे। एक वो अनुकृति को उतारना भी, रघुवीर सिंह बिष्ट आपके लंचडाउन से, बिल्कुल उसकी जगह अनुकृति को ले आए। यहाँ भी पौड़ी में नवल किशोर को उतार दिया, और नवल किशोर की छवि वो पौड़ी के आगे पौड़ी से भाजपा ने उसका टिकट काट दिया, वो उसका टिकट काट दिया, और मुकेश कोहली को ऐसे रॉ आदमी को टिकट दिया। ये सबसे बड़ी बात थी। और संगठन के लोग या वो कार्यकर्ता को
एक पैसा तक नहीं दिया, क्योंकि उसके पास था ही नहीं। मतलब वो और उसके बाद भी जीत जैसे गए। कहा जाए भारतीय जनता पार्टी में ने उम्मीदवारों का चयन भी बहुत सोच समझ के किया, तरीके से बिल्कुल, बहुत दूसरी छिड़क किया। दूसरी एक चीज और थी पांडे जी, अगर आप एक चीज पे गौर करें, ये सब चीजें ठीक है, मोदी का आभा मंडल भी है, योगी का काम भी है, बिल्कुल। धामी का काम भी था, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम भूल रहे हैं बार बार कि भाजपा संगठन पिछले लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहा था, और पन्ना जो उन्होंने पन्ना प्रमुख, मतलब आप लगा लीजिए वोटिंग पूरी लिस्ट का एक एक पन्ने का एक प्रमुख बना दिया, उसको उस मोहल्ले की उस इलाके की जिम्मेदारी दी उन वोटरों की, और उस आदमी ने उनको टच किया, लगातार टच किया, और कहीं ना कहीं वो जो अटैचमेंट है उसको ये पता था कौन लोग यहाँ है, कौन नहीं है, कौन मर गया, कौन जिंदा है, बिल्कुल, कौन वोट डालेगा। तो वो संगठन ने भी एक बड़ा काम अपने आप में किया है जो कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस बूथ अध्यक्ष तक नहीं बना पाई, कम से कम उनके यहाँ बूथ पन्ना प्रमुख तक उनके यहाँ मौजूद थे। मतलब ये कहा जाए जो संगठनात्मक ताकत थी भारतीय जनता पार्टी का, उसका भी इम्पैक्ट दिखाई पड़ा चुनाव में, और बेहतर प्रदर्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी की। मनोज जी बात करें टिहरी की। जी, टिहरी जिले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और चुनाव लड़ते हैं टिहरी से। कब कांटे मुकाबला कहा जा रहा था, जी, वहाँ जीत गए किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से। वो तो कांटे टिहरी को क्या करके कांटे का मुकाबला तो नहीं कहा जा रहा था, ये टिहरी वालों ने ये तय मान लिया था कि दिनेश धनाई इस समय जीत रहे हैं। कांग्रेस ने भी तय मान लिया था कि ये दिनेश धनाई की सीट है और ये किशोर की अंतिम पारी है। 3 दिन किशोर ने पहले हरीश रावत ने बुला के दिनेश धनाई से मीटिंग करी है, अब ये लगा लीजिए केवल इसलिए कि वो उसको ये ऐसा था उनको। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात हूँ, हरीश रावत ने पैसा भी भेजा बिल्कुल चुनाव लड़ने, आर्थिक लेकिन मदद उसने भी की। वापस किया कि जब मुझे जरूरत होगी तब ले लूंगा। अब देखिए वहाँ ये फैक्टर था कि टिहरी में किशोर उपाध्याय कांग्रेस से टूट के गए और फिर भी जीत गए, और धन सिंह कांग्रेस में आ गए, सब, और जो धन सिटिंग सिंह कांग्रेस विधायक- में आ गए। वहाँ कहाँ गड़बड़ाया समीकरण, वहाँ राजपूत राजूत लड़ गए, एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण वहाँ से सोशल केमिस्ट्री बिल्कुल सोशल केमिस्ट्री बहुत तरीके से लड़ाया गया उस सीट को, ये जानते हुए कि यहाँ योगी को बुला के क्या फायदा होगा, और योगी को बुला के सीट निकाल ले गए। तो योगी जी का जो दौरा हुआ कोटद्वार में, उसके कारण ऋतिक खंडूरी भी जीत गई। जी जी बिल्कुल। हरिद्वार की बात की जाए, हरिद्वार मैदानी जिला था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक चुनाव जीत गए, लेकिन यतीश्वरा जी चुनाव हार गए, और हरीश रावत की बेटी वहाँ चुनाव लड़े उनके खिलाफ, वो जीत गई। वो उसमें रीजन है जो लालढांग क्षेत्र है, वहाँ से बम्पर वोट पड़े हरीश रावत जी की बेटी को, और यतीश्वरानंद जी पे भी वही आरोप लगे खनन के, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गन्ना किसान भी बिल्कुल, नाराज थे गन्ना उधर। किसान अलग नाराज चल रहा था, और उसके कारण यतीश्वरानंद जी ने जो अंतिम दिनों में जब ये अपने मंत्री बने, उस दौर में जो उनके व्यवहार में अपेक्षाएं लोगों की बढ़ जाती, मंत्री बनने पर मतदाताओं की और अपेक्षाएं बढ़ व्यवहार जाती। में जो तब्दीली हुई, उसका- उस व्यवहार उसका भी असर- का स्वाभाविक सी बात है, पुष्कर सिंह धामी ने बहुत यही बात मुख्यमंत्री के लिए की जा सकती है, जी। जब आप विधायक रहते तो अपेक्षाएं होती ज्यादा नहीं थी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपेक्षाएं और बढ़ जाती देखिए क्या नहीं, धामी जी के तो ये पूरे चुनाव प्रचार के दौरान धामी जी की हार का एक कारण ये भी रहा है कि उन्होंने अपने खटीमा में बहुत कम समय दिया चुनाव बिल्कुल प्रचार। बिल्कुल वही वो पूरे प्रदेश में ही लॉबिंग करते रहे अपने कैंडिडेट के लिए, और अपने यहाँ ध्यान नहीं दे पाए। सच्चाई हरीश कहीं ना रावत की कहीं- बात करते हैं हम। हरीश रावत की चर्चा हो रही थी, उनकी बेटी तो जीत गई, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए, जो कि बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के दावेदार भी थे, मुख्यमंत्री के पंजाब में प्रदेश के प्रभारी भी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बड़ा प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, लेकिन खुद चुनाव हार गए। पिछले बार भी चुनाव हार गए थे, एमपी के चुनाव भी हार गए, फिर चुनाव हार गए लाल कुआं से। तो वो क्या इस वजह पर मानते पांडे हैं? जी मैं पहले रखना चाहूँगा अपनी बात में, लगातार उनको वॉच कर रहा हूँ। पिछले जो चुनाव लड़े उन्होंने 2017 के, दोनों जगह से, अब देखिएगा जिस प्रदेश में राष्ट्रवाद हावी हो, उस प्रदेश में आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, और उन्होंने वहाँ भी हल्द्वानी पे उनको आरोप लगे कि उनके आगे पीछे सब वो गोल टोपी वाले, तुष्टीकरण की राजनीति जो उन्होंने की, उसके कारण चुनाव हार गए। मोटे तौर पर देखा जाए तो केंद्र सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम, मोदी जी का जो विजन है, वो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे, डबल इंजन की सरकार, जिस ढंग से काम हुआ और ग्रास रूट लेवल तक काम हुआ, चाहे खाद्यान्न का मसला, चाहे
खाद्यान्न का वितरण किया गया, चाहे कोरोना काल में और सारे वितरण किए गए, काम की राहत के उपाय किए गए, उन सब का इम्पैक्ट था और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। हालांकि पिछले चुनाव से सीटें कम है, लेकिन सरकार बनाने जा रही है। आप लोग इस परिचर्चा में शामिल हुए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।